जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और इस यूनिट का नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास का खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। एक तरह से आप सोच सकते हैं छोटा होगा तो आसानी से आप कवर कर लेंगे। नीट में लगभग 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से इस चैप्टर से। तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सेशन को देखना है। उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई भी आपको डाउट नहीं बचेगा। और डाउट रहता है तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ लेना है। नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको MYDHARMEN, इन केस अगर आपको डाउट की पिक्चर भेजनी है, किसी टेस्ट पेपर की पिक्चर आपको भेजनी है, किसी क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल की एनसीईआरटी की पिक्चर आपको भेजनी है, तो इस आईडी पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपके डाउट को 100% सोल्व किया जाएगा। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे पशुपालन जो टॉपिक है उसे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। टोटल 4 इसके अंदर टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। पशुपालन और पादप प्रजनन समझने वाले हैं। उसके बाद में एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन, बहुत छोटे टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाते हैं। लेकिन किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो सारा सब कुछ मैं आपको यहां से बता दूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। इसी सेम स्टेटमेंट को अपन बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो फसलें हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वहां पर उनकी बढ़ाई जा रही है, पीड़कनाशी, वो सब उसके अंदर पढ़ते हैं। पशुपालन तथा पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भविष्य में कई कई तकनीकें, कई नई तकनीकें जैसे भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी तथा उत्तक संवर्धन खाद्य उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि के लिए आधारभूत भूमिका निभाए। तो ये जो उत्तक संवर्धन है, ये टर्म आपको समझ में आ जाएगी। भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी, एम्ब्रियो ट्रांसफर जिसे अपन कहते हैं, ये भी आपको आगे वाले सेशन में समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से अपन एम्ब्रियो को आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से आज जीव है उसके शरीर के बाहर बना सकते हैं और उसको फिर उस जीव में अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। पशुपालन, नाम से समझ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री इसके अंदर पढ़ेंगे, पशुओं का पालन इसके अंदर होगा। तो पशुओं के पालन से मतलब ये नहीं है कि केवल गाय को, भैंस को, भेड़ को, बकरी को पालना। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनके नाम अपन ने सुने भी नहीं और उनका पालन किया जाता है। ठीक है, आय के लिए, आय के स्रोत के लिए या भोजन के लिए। तो पशुपालन जो है पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। पशु प्रजनन, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रजनन की बात करेंगे, नए नए तरीके उसके अंदर, नई नई जो किस्में हैं उनको अपन इन्वॉल्व करेंगे यहां से, जो बेस्ट होगी अपने लिए। यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता तथा वैज्ञानिकों के लिए क्या है, कला है। निपुण है किसान उसके अंदर, कौन सा संकरण करना है, कौन से स्पीशीज से करवाना है, वो निपुण है। और जो साइंटिस्ट है उनके लिए क्या है, एक आर्ट है, कला है। वो अपने आप में सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अपन ने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन वो जो काम है वो सालों से चला आ रहा है। पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए क्या है, लाभप्रद है। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूं कि मानव तो क्या है, मतलब ही अपने लिए वो कुछ भी यहां से कर सकता है। लेकिन अगर इन्हें विस्तृत रूप से आप देखेंगे तो इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। मैंने आपको पहले बता दिया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे पशुओं का पालन भी किया जाता है। मत्स्यिकी में मत्स्यों या मछलियों, मृदुकवची, मोलस्क तथा क्रस्टेशियन, प्रॉन और क्रेब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना, बेचना आदि शामिल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, पूछ सकता है कि मत्स्य की जो फिशरीज जिसे अपन कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें क्या क्या शामिल है। तो मछलियां तो हैं ही, लेकिन उसमें मोलस्का,
एनिमल किंगडम में 11th क्लास की एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर में पढ़ा है। क्रस्टेशिया आपने पढ़ा है। मछलियों के अलावा इन दोनों का भी पालन पोषण किया जाता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो पालन पोषण होता है उनको पकड़ते और उनका बेचना है, इन तीनों टर्म को ध्यान में रखना, ठीक है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, प्रॉन, केकड़ा, क्रेब, मछलियां, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग अनेक उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। तो कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक गणना के अनुसार विश्व की 70% से अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कितना? 70% अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, जो केवल इंडिया और चाइना में है। कोविड में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पशु थे जिनके ऊपर डाउट किया गया कि इनकी वजह से कोरोना फैला, तो उनको चाइना में एज इट इज बड़े बड़े खड्डे खोद के उसमें दबा दिया गया था, दफना दिया गया। यद्यपि यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी विश्व फार्म उत्पादों का योगदान मात्र 25% ही है। 70% अपने पास एनिमल्स हैं इंडिया और चाइना के पास, लेकिन जो उत्पादन है वो केवल 25% ही है। तो कहीं ना कहीं अपने इसके अंदर कमी है। इसका अर्थ हुआ कि प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत ही कम है। अतः पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धतियों के अतिरिक्त क्वालिटी, गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी करना होगा। तो प्रयोग के बारे में ही ये बताएगा अभी। फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। फार्म हाउस आपने सुना होगा, ये उसका बड़ा फार्म हाउस है, वहां पर ये किया वो किया पार्टी की। तो फार्म जो है, यहाँ पर जो भी पशु है उनको प्रबंधन किस प्रकार से अपन करेंगे पशुओं का, उसके सेंस में यहाँ बात कर। फार्म प्रबंधन की पारंपरिक पद्धतियों की एक व्यावसायिक पहुंच होनी चाहिए, जिससे हमारे खाद्य उत्पादन को और अधिक आवश्यक बढ़ावा मिल सके। आइए पशु फार्म प्रणाली में कुछ प्रबंधन प्रक्रिया जिन्हें प्रयोग में लाया जाता है उन पर विचार विमर्श करें। इसको आपको नहीं पढ़ना, नीट में ये नहीं पूछेगा, ठीक है। रिवीजन के टाइम इसे आप छोड़ सकते हैं। पहला आता है डेयरी फार्म प्रबंधन। नाम से पता चल रहा है डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिससे मानव खपत के लिए दुग्ध तथा दुग्ध के जो उत्पाद है, इसके उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, तो आप सूची बना सकते हैं कि जो डेयरी में तैयार होते हैं, बना सकते हैं। दही हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दूध से बने जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से बना लीजिए। डेयरी फार्म प्रबंधन में हम उन संसाधनों और तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनमें दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार और उसका उत्पादन बढ़ता है। डेयरी फार्म गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपने सुना होगा हाई फैट का दूध, उसमें फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, तो वो गुणवत्ता हो जाएगी। कहीं किसी गाय का 3 लीटर दूध हो रहा है तो उसकी उत्पादकता बढ़ाने 10 लीटर तक, तो कौन सी जाति से संकरण अपन करवाएं, ठीक है, तो वो बढ़ेगा उत्पादकता। तो इसी डेयरी फार्म में इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दुग्ध उत्पादन मूल रूप से फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादन वाली क्षमता, अच्छी नस्ल क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के तहत का चयन तथा उसके रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। नस्ल में क्या होगा, एक तो आपके पास उत्पादकता अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अच्छी नस्ल किसे अपन कहेंगे, जहां पर उत्पादकता ज्यादा हो रही है, और वो ज्यादा कब होगी, जब उसमें रोगों की प्रति प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। ये तो एक पॉइंट इसके अंदर है ही। अच्छी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। रहने का अच्छा घर, जल, रोगमुक्त वातावरण, ये सब क्या है, आपको आवश्यक है। पशुओं को भोजन प्रदान करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए। इसमें विशेषकर चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर बल दिया जाना चाहिए, है ना। इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण और परिवहन के दौरान कड़ी सफाई तथा स्वास्थ्य, इसमें पशु और पशु पर कार्य करने वाले व्यक्ति का महत्व सर्वोपरि है। यद्यपि इन दिनों इनमें से अधिकांश संसाधन यांत्रिक हो चुके हैं, परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति इस पर कार्य देखता है उसके संपर्क में उत्पाद सीधे नहीं आते, ठीक है। यांत्रिक अपने पास हो चुके हैं, यंत्रों से हो रहा है आजकल। तो ऐसी ऐसी मशीनें भी आ चुकी है कि दूध निकालने के लिए सीधा आप उस मशीनों को नीचे लगाओ, दूध अपने आप से निकल जाता है, जो भी एनिमल है उससे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे संसाधन आए हैं मार्केट में जिससे डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो कम हो रहा है। इन कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही सही रिपोर्ट रखने एवं निरीक्षण की आवश्यकता होती है।
इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान शीघ्रतापूर्वक निकालना संभव हो जाता है। पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। इजी है। संभवतः आपको अत्यंत ही रोचक लगेगा कि आपको डेयरी उद्योग के विविध पहलुओं पर एक प्रश्नावली तैयार करने को कहा जाए तो आप अपने पास स्थित डेयरी फार्म जाकर उसका निरीक्षण करें और उत्तर तैयार करें, जाने की जरूरत नहीं है। इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है बस, ठीक है। आसानी से आप एक या दो बार इसको पढ़ेंगे ना, रटने की जरूरत भी इसको नहीं पड़े, एक या दो बार आप पढ़ो, 100% काम आपका हो जाएगा। अब जहां से प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, उत्तक संवर्धन वगैरह वो सब। कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट पालतू कुक्कुट आदि एक का वर्ग है जिसका प्रयोग भोजन के लिए तथा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पोल्ट्री फार्म आपने सुना होगा, है ना। और पोल्ट्री फार्म में इसको आपने उत्पादकता के सेंस में पहले भी एनसीईआरटी में पढ़ा है कि वहां पर जो उत्पादकता ज्यादा हो रही है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा 12th क्लास की एनसीईआरटी। तो उत्पादकता ज्यादा हो रही है तो उससे अपन क्या कहेंगे, मैच्योर कहेंगे, मतलब जो अपन बढ़ते हैं ना उसमें, या वो परिपक्व हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक स्पेसिफिक एज के बाद में ही जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वो कर सकता है, लेकिन ये तो कर ही रहा है। तो ये व्यवसायिक उत्पादन के लिए है यहाँ। प्राकृतिक रूप से इसमें कुक्कुट आता है, बतख आती है, कभी कभी टर्की और गीज भी शामिल किए गए हैं। तो ये कुछ पक्षी कह सकते हैं अपन इन्हें। बहुधा कुक्कुट या पोल्ट्री शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों के मांस के लिए ही किया जाता है, परंतु अन्य पक्षियों का मांस भी इसमें शामिल है। डेयरी उद्योग की बातें कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त नस्लें, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थितियां, सही सही आहार और जल और सफाई एवं स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है। तो कोई नहीं पूछेगा इसमें से प्रश्न, और पूछेगा तो आप, मुझे पूरा विश्वास आप कर देंगे सही आंसर, ठीक है। आपने टेलीविजन की खबरों और अखबार में बर्ड फ्लू वायरस के बारे में सुना होगा। जैसे फ्लू इंसान में होता है वैसे ही वहां पर भी होता है। तो इससे देश भर में सनसनी और डर का वातावरण उत्पन्न हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में जो अपने पास कुक्कुट जो थे उनकी नस्लें जो थी वो खत्म हो रही थी। चिकन की खपत पर भयंकर प्रभाव पड़ा। इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो तो जान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा, आप रिवीजन के टाइम इसे छोड़ सकते हैं। अब आता है पशु प्रजनन, ये इंपॉर्टेंट है। पशु प्रजनन चित्र आप देख लीजिए, वैसे चित्र भी आगे आएगा। उन्नत प्रजनित पशु तथा कुक्कुट चिकन की नस्लें, ये है जर्सी और ये है लेगहॉर्न। बस इतना सा ध्यान रखना, जर्सी और लेगहॉर्न। पशु प्रजनन जो है पशु पालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना। तो बार बार एक ही स्टेटमेंट को ये लिख रहा है। किसी किस किस्म के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हम पशु प्रजनन कर सकते हैं? क्या लक्षणों का चयन पसंद के पशुओं से अलग है? बिल्कुल अलग है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आज के समय में ये जर्सी आपको बता रहा कि इसकी, मान लीजिए कि मुझे इससे मिल्क जो है, दूध का प्रोडक्शन मुझे बहुत बढ़ाना है यहाँ पर, तो मैं इसका संकर या संकरण ऐसे जो बुल से करवाऊंगा, बेल से करवाऊंगा, जिससे क्या होगा, जिसके जीन प्रभावी हो और जो उसके प्रोडक्ट मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे। सेम ऐसा इसके अंदर आपके पास होगा। तो अपन कर सकते हैं लक्षणों का चयन। हम नस्ल शब्द से क्या समझते हैं? पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे दिखावट हुआ, आकृति हुआ, आकार हुआ, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल कहलाते हैं। ठीक है, नस्ल ब्रीड जिसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें क्या है, या वो वंश में समान होना चाहिए और सामान्य जो लक्षण है उसमें वो समान होगा, तो उसे अपन ब्रीड कहेंगे, नस्ल उसे अपन कहेंगे। ठीक है, अपने आसपास कुछ नस्लों का पता लगा सकते हो, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वहां से प्रश्न 100% पूछे गए हैं नीट में, और एआईपीएमटी हुआ करता था तब भी। बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। तो एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो उसे अपन इनब्रीडिंग कहते हैं, अंत्य प्रजनन। और अलग अलग नस्लों के बीच में होता है तो उसे अपन बहिर्जनन कहते हैं। ठीक है, आउटब्रीडिंग। ये इनब्रीडिंग अपने पास हो गया और ये आउटब्रीडिंग हो गया। तो नस्ल समझ में आ जाना चाहिए, वंश समान हो, ऐसे समूह को अपन कहेंगे, और सामान्य जो लक्षण है दिखने में, आकार में, उसमें समान होना वो चाहिए। तो एक ही नस्ल के बीच के पशुओं में हो रहा है तो वो अंत्य प्रजनन है, और अलग अलग नस्लों के बीच में हो रहा है तो प्रजनन, तो वो बहिर्प्रजनन। फिर से कह रहा हूं, यहां से पैराग्राफ आने वाले जो दो पैराग्राफ है उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आता है अपने पास? अंत्य प्रजनन।
अंत्य प्रजनन का अर्थ है एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना। नस्ल जैसे मान लो ये कोई है, ये स्पेसिफिक नस्ल है और इसके अंदर ये जीव है, पशु है मतलब एक तरह से। तो ये ABCD अगर करके मैं लिखूं इसे ABCD, एक ही नस्ल के, तो इसकी आप ले लो, इसकी कौन सी पीढ़ी ले लो, चौथी से लेकर छठी पीढ़ी तक आप ले लो इसके बीच में, और सेम वैसे इसकी आप ले लो, चौथी से छठी पीढ़ी। तो ये कह रहा है कि एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना है, इससे ज्यादा नहीं। 4 से 6 पीढ़ी तक, और नस्ल क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और नस्ल एक होने के लिए क्या जरूरी है, ऐसे जीव या पशु जो जिनका वंश समान और दिखने में आकार में समान होने चाहिए। तो 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता तो अंत्य प्रजनन कहलाएगा। प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार से होती है, इसको समझिएगा। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर और उत्तम किस्म की मादा को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है। नर में जो है हो सकता है कि वो काम करने के लिए ज्यादा फिट हो, तो उस नस्ल को अपन ने ले लिया। मादा में वो हो सकता है कि उसका जो उत्पादकता है वो ज्यादा बढ़े, दूध वगैरह, तो उसको अपन ने ले लिया। अब इन दोनों का अगर अपन संगम कराएंगे तो इनकी जो भी पीढ़ी मिलेगी अगली, तो वो काम भी करेगा और दूध भी वो ज्यादा देगा या देगी, ठीक है। तो अभी निर्धारित कर लिया अपन ने और जोड़ों में उनका संगम करा लिया। ऐसे संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति का मूल्यांकन किया जाता है और भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत उत्तम किस्म के नर और मादा की पहचान की जाती है। जैसे पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वे गाय हो या भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है, ये श्रेष्ठ हो गई। और जो बुल है, बेल है, सांड में वो क्या करेगा, वो अन्य नर की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न वो करेगा। तो इस प्रकार से अपन उन्हें लेंगे, अपन सेलेक्ट करेंगे। मेंडल द्वारा विकसित समयुग्मजी शुद्ध वंशक्रम अध्याय 5 में वर्णित का पुनः स्मरण करें। तो मेंडलिज्म पूरा अपन ने पढ़ रखा है 5वें चैप्टर में। ठीक इसी ही प्रकार की कार्यनीति का प्रयोग मटरों की भांति पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करने में किया गया। प्योर, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, बाहर का कोई भी लक्षण उसके अंदर नहीं आएगा, वो आपके पास क्या होगा, शुद्ध वंशक्रम, प्योर ब्रीडिंग। अंत्य प्रजनन जो है समयुग्मता को बढ़ावा देता है। समयुग्मता का मतलब जैसे ये क्या है, एक ही नस्ल के ये जीव हैं, तो ये समयुग्मता को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, शुद्ध वंशक्रम विकसित होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, उत्पादकता आपको बढ़ानी है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो श्रेष्ठ है उसको चयन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत यहां पर होती रहेगी, ठीक है। अभी आगे समझ में आएगा आपको। समयुग्मता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशु में शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंत्य प्रजनन आवश्यक है। शुद्ध वंशक्रम का मतलब समझ में, ये अपने पास क्या था, कोई भी ब्रीड था, नस्ल थी, इसके जो जीव हैं। अब अगर इन्हीं के बीच में आप क्रॉस करवाओगे तो बाहर का तो कोई आएगा नहीं, और बाहर का नहीं आएगा तो उसे अपन कहेंगे शुद्ध वंशक्रम। अंत्य प्रजनन हानिप्रद जो है अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं उन्हें उद्भासित करता है। अब क्लोजली रिलेटेड जो आपके पास होंगे, अपन ने क्या किया, ये जो ब्रीड बताई जा रही है, जो नस्ल बताई जा रही है, उसमें से जो श्रेष्ठ है उसको अपन ने चयन किया। उसके बाद में क्या करवा रहे हैं, उन्हीं का वापस बार बार आप करवा रहे हो जो भी मिल रहा है। तो यहां से जो भी ए प्रभावित जीन था उसे वापस से उद्भासित कर सकता है अंत्य प्रजनन, वापस से वो आ सकता है, ठीक है। जब तक बाहर का अपन वापस नहीं लेके आएंगे जो सर्वश्रेष्ठ है उसे, तब तक अगर चलता रहेगा ऐसा, तो यहां पर जो ए प्रभावित जीन है वो आ सकते हैं। यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों का संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। अपन श्रेष्ठ किस्म के जीनों का चयन कर सकते हैं। अतः यह तरीका यहाँ प्रत्येक पद पर चयन हो वहां अंत प्रजात वैश्य की उत्पादकता बढ़ाती है। यद्यपि अंत्य प्रजनन में लगातार सतत बनी रही तो विशेषकर निकट अंत्य प्रजनन से सामान्यतः जनन क्षमता यहाँ तक की उत्पादकता भी घट जाती है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोजली रिलेटेड को बीच में आप करवाते रहेंगे तो अंत में आपके पास क्या होगा, वहां पर जनन क्षमता जो है वो घटेगी, उत्पादकता भी घटेगी। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसे अपन कहते हैं अंत्य प्रजनन अवसादन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेस होने का मतलब यानी कि काम नहीं कर रहा दिमाग, डिप्रेस होने का मतलब कम होना, वहां से उत्पादकता कम हो रही है, जनन क्षमता कम हो रही है, वो अंत्य प्रजनन में देखने को मिल रही है। जब कभी ये समस्या के रूप में सामने आए तो अपन क्या करेंगे, जो बाहर वाली जो है ना उसके साथ में अपन संकर करा दें।
फिर जो क्लोजली रिलेटेड है ना, बिल्कुल पास वाले, उनसे अपन नहीं करवाएंगे। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है तब प्रजनन व्यक्ति के चयनित पशुओं का उसी नस्ल के ए संबंध श्रेष्ठ पशुओं से संगम कराया जाता है। नस्ल अभी भी आपके पास क्या है, सेम है, उसी नस्ल से करवाना है। लेकिन जैसे यहां अपन ने बात की थी कि इनके बीच में अपन ने संकरण कराया, ये इनके बीच में, तो यहाँ नस्ल तो वही है, लेकिन जो श्रेष्ठ है, ए संबंध जो श्रेष्ठ है पशु, उससे संगम अपन कर पाए। इससे वापस से वो क्या जाएगा, जनन क्षमता और उत्पादन वो बढ़ जाएगी, उसको बनाए रखने में मदद अपन को मिल जाएगी। फिर आता है बहिर्प्रजनन। बहिर्प्रजनन में नस्ल सेम नहीं होनी चाहिए, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। तो बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन ही बहिर्प्रजनन। इसमें एक नस्ल की, परंतु इनका पूर्वज सामान्य नहीं होना चाहिए, अथवा भिन्न भिन्न नस्लों अथवा भिन्न प्रजातियों की व्यस्टियां भाग लेती है। ठीक है, बहिर प्रजनन को इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पर डिफाइन किया है। अंत्य प्रजनन में क्या था, एक ही नस्ल होनी चाहिए। यहां नस्ल अगर सेम है तो उनका पूर्वज सामान्य नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपके पास ये था, इसकी नस्ल मान लो ये दो नस्ल है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, ए और बी, तो यहां से बी से मान लो ये मेल और फीमेल बना, फिर यहां से मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो यहां जो है इनके बीच में क्रॉसिंग अपन नहीं करवा सकते, या अगर आप चलेंगे तो इनके बीच में अपन क्रॉसिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि इनका पूर्वज क्या है, सेम है ना, इनका पूर्वज क्या है, सेम है। अगर नस्ल है आपकी एक, तो इस ए और बी में आप क्रॉस करवा दो, यहां से ए और बी में क्रॉस करवा दो। लेकिन जो बी के जो यहां से आगे की जो पीढ़ी है, उनके बीच में नहीं क्रॉस हो सकता, क्योंकि ये इनके पूर्वज क्या है, सेम है, और वो है बी। ठीक है, भिन्न भिन्न नस्लें हो सकती है, जैसे ए और बी ये सेम नस्ल के मान लो, यहाँ सी में ले लेता हूँ ये अलग नस्ल का, तो ए और सी को करवा दो। या भिन्न प्रजातियां हो सकती है, इसे अपन अंतःवैश्विक संकरण कहते हैं। तो वो चूंकि बहिर्प्रजनन मतलब बाहर की ओर अपन करवा रहे हैं, सेम नहीं है जो भी अपने पास है पूर्वज या नस्ल। फिर आता है बहिर्संकरण। एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की यह प्रक्रिया बहिर्संकरण कहलाती है, लेकिन इसमें 4 से 6 पीढ़ी तक दोनों और की किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए। अंत्य प्रजनन में अपन ने क्या बात की थी कि 4 से 6 तक आपके पास होना चाहिए और इसी के बीच में होना चाहिए नस्ल के। लेकिन यहां पर क्या होगा, 4 से 6 तक तो आपको क्रॉस करवाना ही नहीं है, 6 तक तो आपको क्रॉस करवाना ही नहीं है। अब उसके आगे की जो जो भी जीव या पशु बन रहा है, उसके बीच में आप संकर करवा सकते हो, संगम करवा सकते हो, तो वो आएगा बहिर्संकरण। सारी बस अंत में अपन ने क्या बात की थी कि 4 से 6 के बीच में ही संगम होना चाहिए, 4 से 6 पीढ़ी तक ही संगम होना चाहिए, वो अंत्य प्रजनन था। बहिर्संकरण की जो बात करें उसमें 4 से 6 तक के बीच में नहीं कर सकते हो, नस्ल अगर सेम है तो। क्लियर है, उसे अपन कहते हैं बहिर्संकरण। किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए। इस संगम के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उसे वह बहिर्संकरण कहलाती है। प्रजनन की यह विधि ऐसे पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें दुग्ध उत्पादन क्षमता और मांसदायी दर सबसे कम होती है। जिसमें कम होती है उसमें इस प्रकार का संकरण कराएंगे तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अंत्य प्रजनन अवसादन कम हो जाएगा। अवसादन कब आता है, जब बिल्कुल पास पास वाले होते हैं तब अवसादन आता है, डिप्रेशन। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे घर को छोड़ के कहीं दूर जाना, तो मैं, अरे यार अजीब सा लगेगा, तो वो अजीब सा जो लग रहा है, तो मेरी जो एक्टिविटी है, जो मेरा जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने का नेचर जो है, उसको प्रभावित करेगी, उसको कम करेगी। लेकिन कोई पड़ोसी रूम में, कोई पड़ोसी मकान में वो जा रहा है कहीं, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, मुझे मेरा काम एज इट इज चलेगा, है ना। तो और मुझे परेशानी उल्टी कम होगी तो मैं अच्छे से काम करूँ, उसी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद माता संकरण। इस विधि में एक नस्ल के सर्वश्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है। ठीक है, नस्ल अलग अलग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन वो श्रेष्ठ हो। संकरण दो भिन्न नस्लों के वांछनीय गुणों के संयोजन में सहायक होता है। संतति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इजी है, इनका प्रयोग अंत्य प्रजनन के किसी रूप एवं चयन के विकल्प रूप में विकसित हो सके, जिससे नई स्थायी नस्लें जो वर्तमान नस्लों से हर प्रकार श्रेष्ठ है उसके लिए किया जाता है। जैसे हिसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी एविस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नई नस्ल अपन ने बना दी। किससे, जो श्रेष्ठ नस्ल है, दो अलग अलग नस्लें होनी चाहिए, उससे अपन ने तीसरी नस्ल बना दी यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो हिसेडल भेड़ है उसको एक तो बीकानेरी एव्स भेड़ से और मेरिनो रेम्स मेडा या मेष जो इसे अपन कहते हैं उसके संगम से बनी है ये जो अपने पास हिसेडल भेड़ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना, एक ही एग्जाम्पल अभी तक आया है। अंत्य विशिष्ट संकरण अब आया है अपने पास। इसमें दो भिन्न प्रजातियों के नर और मादा पशुओं के मध्य संगम कराते हैं। कुछ मामलों में संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण क्या है सम्मिलित यहाँ पर होते हैं तथा इस संतति का पर्याप्त आर्थिक महत्व, जैसे खच्चर जो है, खच्चर के बारे में अपन ने 11th क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। अब ये खच्चर जो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकता लेकिन जो काम काज के लिए इसको अपन प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार इसका उत्पादन किया जाता है परिणाम, तो आप हिंट में दे देता हूं। एक आपके पास घोड़ा होता है या घोड़ी होती है और दूसरा आपके पास गधा होता है या गधी होती है, उसके फ्यूजन से ये खच्चर बना। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है ताकि मुझे पता चला कि आपने इतना सा सेशन देखा है, तभी मैं आपको बताऊंगा सही जवाब और गलत जवाब। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन जिसे अपन कहते हैं। एक तो नेचुरल होगा तो जीव ही वीर्य को दूसरे मादा के अंदर डाल देगा, लेकिन वहां से अगर कृत्रिम रूप से, चाहे मनुष्य या टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन डाल रहे हैं तो वो कृत्रिम हो गया। इसका प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया गया, जिस पर नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया हो, उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतरक्षेप किया जाता है। प्रजनक मतलब जो करवाने वाला होता है, नर था, वहां से अपन ने जो भी सीमन था, वीर्य था, उसको कलेक्ट किया है। आप देखते भी हैं अपने आसपास में कि मेल जहां पर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर जो अपने पास ये पशु के जो डॉक्टर साहब होते हैं वो आते हैं, एक बड़े से डब्बे में से निकालते हैं इतना सा कुछ, वो लिक्विड जो नाइट्रोजन होती है -192 डिग्री सेंटी पे उसको स्टोर करके रखते हैं सीमन को, और जो भी भैंस है गाय है उसको उसमें इंसेमिनेट कर देते हैं। तो वो भी एक तरह से कृत्रिम वीर्य सेचन है। तो वो प्रजनक है जो डालने वाला। वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए या इसे हिमीकृत कर बाद में उपयोग में लाना चाहिए, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है। इसे हिमीकृत रूप में वहां अभिगमित भी किया जा सकता है जहां मादा रहती है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया पूर्ण होती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाती है। विचार विमर्श करके सूचीबद्ध कर सकते हैं। यद्यपि कृत्रिम वीर्य सेचन की क्रिया को अपनाया जाता है, फिर भी बहुधा परिपक्व नर और मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम ही होती है। अगर नेचुरली रूप से नर और मादा में जो संगम हो रहा है तो उसके कंपैरेटिवली जो आपके पास कृत्रिम वीर्य सेचन अपन करवा रहे हैं तो उसकी सफलता क्या है, कम होती है। ठीक है, संकरों के सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग होता है। मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन आपको समझ में आता है? मल्टीपल का मतलब बहुत सारे, ओव्यूलेशन का मतलब अंडोत्सर्ग। कोई फीमेल है वहां से अपन उसको हार्मोन की इंजेक्शन दे, तो जैसे मान लीजिए एक 28 दिन में एक अंडा ही एक ओवरी से निकलता है, लेकिन इसे अपन क्या कहेंगे, इसे यहाँ पर फोलिकल की वृद्धि करने वाला हार्मोन जैसे FSH वगैरह अपन देंगे, तो ये एक से अधिक वहां पर अंडे का निर्माण कर देगा, वो हो जाएगा मल्टीपल ओवुलेशन। उसके बाद में आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में अपन क्या करेंगे, नर और मादा जो युग्मक है उसका फ्यूजन करवा लेंगे, एम्ब्रियो बन जाएगा, और उसके बाद में ये बाहर करवाएंगे फ्यूजन, और उसके बाद में जो मादा उसमें अपन ट्रांसफर कर देंगे, तो वो आपके पास एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा। वो पशुओं में सुधार का क्या है, प्रमुख कार्यक्रम। इस विधि में एक गाय में कुटक परिपक्वन तथा उच्च अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने के लिए जब FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन 12th क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर प्रकार का हार्मोन दिया जाता है, बता दिया। सामान्यतः प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कितने पहले एक हो रहा था, आप कितने हो रहे, 6 से 8 हो जाए। तो पहले एक अंडे से जो एक भ्रूण बन रहा था, अब 6 से 8 जो है तो 8 भ्रूण तक बन सकते हैं। पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड अथवा कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा संगमित कराया जाता है, और उसके बाद में 8 से 32 कोशिका अवस्था वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य क्रिया से प्राप्त प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित किया जाता है। शल्य क्रिया वहां पर नहीं हो रही, जो भी नेचुरल पैसेज है वेजाइना वगैरह उससे डाल दिया जाता है। आनुवंशिक मादा या मां उच्च अंडोत्सर्ग के दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो एक बार वहां पर क्या होगा, जब जो भी आपके पास अंडा निषेचित अंडा था उससे नया जीव बन जाएगा, उसके बाद में वापस से जो मादा है वो क्या हो जाएगी,
अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएगी और वो अंडोत्सर्ग करवाएंगे। तो यह प्रौद्योगिकी गो, पशु, भेड़, खरगोश, भैंस आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों का सफलतापूर्वक जनित किया गया है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में गो पशु प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये इजी सा है, जो टर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें से कुछ एक आध प्रश्न ऐसे पूछा गया है। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन है, अथवा मौन पालन भी इसे अपन कहते हैं। ये प्राचीन काल से चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देशी प्रणाली आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती है, जिसका कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद ही बढ़ती हुई मांग ने शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाधित कर दिया गया है। यह उद्योग चाहे लघु अथवा वृहत पैमाने का ही क्यों ना हो, एक आय जनक व्यवसाय बन चुका है। चाहे छोटे स्तर पर करो चाहे बड़े स्तर पर करो, सोर्स ऑफ इनकम का जो उद्योग है ये। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहां जंगली झाड़ियों, फलों के बगीचों, लहलाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो, वहां किया जा सकता है। तो ये तो आपको सिंपल सा पता है, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा है 12th क्लास के एनसीईआरटी के, कि मधुमक्खी पालन तो हो ही जाएगा अपने साथ, लेकिन ये जो मधुमक्खियां हैं वो क्या है, एक तरह से परागण का एक मुख्य सोर्स है। ठीक है, परागण का एक मुख्य सोर्स अगले चैप्टर में भी इसे अपन पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, इकोलॉजी में। मधुमक्खियों की बहुत सी प्रजातियां हैं जिन्हें पाला जा सकता है। इनमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, एपिस इंडिका सामान्य प्रजाति है, ये ध्यान में आपको रखना, पूछा गया है। मक्खी के छतों को किसी के घर के आंगन अथवा बरामदों अथवा छत पर भी रखा जा सकता है, लेकिन रखने पर आते हैं तो इंसान घबरा जाता है क्योंकि उसे पालना नहीं आता। मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ट्राई मत कीजिएगा, एक्सपर्ट की उपस्थिति में ही कीजिएगा। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है कि उनकी प्रकृति और स्वभाव को जानो, मधुमक्खी का किस नेचर के हैं। मधुमक्खी के छत्ते को रखने के लिए उपयुक्त स्थान खेत में है तो सबसे बढ़िया, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में आपने रख दिया। मक्खियों के समूह को पकड़ना और उन्हें छत्ते में रखना, किस प्रकार से आप उसे पकड़ सकते हो, छत्तों का प्रबंधन करना है, सही जगह होनी चाहिए वो, और शहद और मोम का रखरखाव और एकत्रीकरण आपको वहां से करना है। मधुमक्खी हमारी बहुत सी फसलों, अध्याय 2 में देखो बता दिया पहले आपको, सूर्यमुखी, सरसों, सेब, नाशपाती के लिए परागकण है, परागण। ठीक है, पोलिनेशन जो होता है उसका एजेंट के जैसे काम करते हैं। पुष्पीकरण के समय यदि इन छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और फसल और शहद दोनों के उत्पादन में सुधार यहां से होता है। उसके बाद में आता है मत्स्य की, जिसे अपन कहते हैं फिशरीज। इसमें से एक स्टेटमेंट आएगा, अलग अलग प्रकार की जो समुद्री मछलियां हैं और जो फ्रेश वाटर है, स्वच्छ जलीय, वहां से प्रश्न पूछा गया, तो उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण और उन्हें बेचने से होता है। ऐसा नहीं है कि फिशरीज में केवल मछली ही आएगी। ठीक है, फिशरीज में केवल मछली ही नहीं आएगी, मत्स्यिकी में अन्य जो जलीय जीव है वो भी आएंगे। पहले अपन ने डिस्कस किया था, जैसे मोलस्का था। ठीक है, वो सब। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पाद और अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, जिसे अपन कहते हैं प्रोन, केकड़ा, लोबस्टर, खाद्य आयस्टर आदि पर आश्रित। कुछ मछलियां जैसे कतला, रोहू, कॉमन कार्प सामान्यतः ए लवण जल में पाई जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा था, जो पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया। ए लवणीय जल की जो मछलियां हैं वो कौन सी, कतला, रोहू और कॉमन कार्प। जबकि समुद्री, ये ए लवणीय का मतलब ये स्वच्छ जलीय, समुद्री मछली की आप बात करोगे तो हिल्सा, सरडाइन, मैकेरेल और पॉम्फ्रेट आदि खाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल आपको 7 मछलियों के ध्यान में रखना है। ए लवणीय जल में 3 आएगी, कतला, रोहू, कॉमन कार्प। लवणीय जल में हिल्सा, सरडाइन, मैकेरेल और पॉम्फ्रेट। आपके क्षेत्र में कौन सी खाई जाती है वो आप देख लीजिएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों और किसानों को आय और रोजगार देता है। बहुत से लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी अपनाई जा रही। नहीं पूछेगा प्रश्न। जैसे जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम ए लवण और लवण जलीय पादपों और जंतुओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मत्स्य पालन तथा जल कृषि के मध्य पाए जाने वाले भेदों का नाम पता लगाओ। मत लगाओ, नहीं पूछेगा। मत्स्य की विकसित हुआ है तथा फला फूला, जिससे सामान्यतः देश को विशेषतः किसानों को काफी आमदनी हुई है। और इसे अपन कहते हैं नील क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द इन्होंने लिखा है। लोग बाग सोचते हैं कि इस पैराग्राफ से नहीं पूछेगा, लेकिन नीचे ही नीचे इन्होंने क्रांति कर दी। ब्लू रेवोल्यूशन इसे अपन कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन पूछा जाए तो वो डेयरी से संबंधित है। हरित क्रांति की बातें, इस पर भी वही बातें क्या होती है, लागू यहां पर होती है। तो यहां पर आज का जो सेशन है वो अपन कंप्लीट करते हैं। उम्मीद मैं करता हूं इजी से जो सेशन था, इजी से जो टॉपिक्स थे वो आपको समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डू कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगा, MYDHARMEN, इस आईडी पे आप भेज सकते हैं अपने डाउट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इस चैप्टर को करते हैं अपन कंप्लीट। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।